सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। धन्यवाद। वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है और यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर राजनीतिक दल ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, लेकिन जिस तरह इस पर चर्चा चल रही है, बहस जारी है, उससे हो सकता है कि बहस का वक्त बढ़ाना पड़े। इस विधेयक में क्या है खास और किस वजह से यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय कुमार। विनय जी, आपका स्वागत है। और मैं हूं उमेश चतुर्वेदी। विनय जी, आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे, अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बिल को जब लोकसभा में पेश किया तो क्या कहा, किस तरह से उन्होंने बिल को पेश किया। जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. विनय जी, क्या वजह है कि ये बिल इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सियासी गलियारों में इसको लेकर के बड़ी चर्चा, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ चल रहा है और संसद में तो गर्मागर्मी दिख ही रही है। बिल्कुल उमेश जी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी एक हीटेड पॉलिटिकल राजनीतिक जो डिबेट है, डिस्कशन इस संशोधन बिल के ऊपर हमने देखा अभी से नहीं, जब से जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसके बाद से, और जिस तरह से जेपीसी के जो डेलिबरेशंस रहे, जो उनकी कार्रवाई रही, उसमें भी अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो बहुत गर्मा गर्मी वाली बहस हुई। यहाँ तक कि टीएमसी के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने शीशा विशा गिलास विलास भी तोड़ के अपने आप को इंजर्ड कर लिया था, घायल कर लिया था। तो इतना जो संवेदनशील ये जो मसला हमारे देश की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम्स के लिए, तो उनका जो वक्फ बोर्ड जो है, जो वक्फ की जो चैरिटेबल जो संपत्तियों की देखभाल करता है, उसके ऊपर सरकार ने बार बार जो कहा है, सत्ता पक्ष ने यही बात दोहराई है कि हम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना चाहते हैं इसमें और इसका बेटर मैनेजमेंट हो। और दूसरी बात है कि जो विमेन और पुअर सेक्शन है, जो गरीब तबके हैं मुस्लिम वर्ग में, मुस्लिम समुदाय में, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। तो सरकार इस आशय के साथ, इस इंटेंशन के साथ इस संशोधन को लेकर आई थी। और अगर आप कुछ साल पहले की बात कर लें, जब भी एनडीए की सरकार थी, तो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के लीडर हैं, उनकी लोकसभा की बाइट बहुत वायरल चल रही है। 2010 की बाइट है बिल्कुल। और उसमें वो कह रहे हैं कि आप एक कड़ा कानून लेकर आई है, जिससे कि पटना का हवाला भी देते हैं कि बिल्कुल कि डाक बंगले पे सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और पटना में इतना ज़्यादा वो हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया। तो सरकार का ये कहना है कि इस संशोधन, हम अगर बहुत ज़्यादा इसकी निटिग्रिटी या गहराई में ना जाएं, तो आम तौर पर अगर समझें तो सरकार की जो मंशा है, जो इंटेंशन बहुत अच्छी है, मगर जो जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक दलों में इसमें एक डिवीजन सा हो गया, एक जो ओपिनियन है वो बड़े विभाजित हो गए हैं और बड़े बैटल लाइंस समझिए कि जैसे ड्रॉ कर दिए गए हैं। और लोकसभा में भी 8 घंटे की बहस रखी गई है, इसके बाद राज्यसभा में भी 8 घंटे की बहस होगी। और सबसे जो दिलचस्प बात मैं समझता हूँ यहाँ पर कि जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनकी भी कुछ मिसगिविंग्स थी, उनकी भी रिजर्वेशंस थी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो जेडीयू, और चाहे नायडू जी हो तेलुगु देशम पार्टी के। तो उन लोगों ने भी अपनी, जब उनकी रिजर्वेशंस को सरकार ने, उनके जो मिसगिविंग्स थी उनको एड्रेस किया, उसके बाद वो सब भी ऑन बोर्ड है। अभी विपक्ष को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी और वो बार बार कह भी रहा है कि ये असंवैधानिक है या
गैर संसदीय है, लेकिन कोई भी संशोधन का बिल आए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? तो संसद का काम है बिल्कुल कि भाई संशोधन बिल्कुल, लेकिन सरकार ने सफाई देने की कोशिश की है। आइए सुनाते हैं कि किरण रिजिजू ने सफाई देते हुए इस बिल पर किस तरह से बताया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ यह बिल नहीं है, किसी धर्म के आधार पर यह बिल नहीं है या धर्म को लेकर के नहीं है। जी, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। विनय जी, जो वक्फ बोर्ड है उसके आंकड़े हैं कि उसके पास 8,72,292 संपत्तियां हैं, हालांकि उसकी सालाना इनकम मात्र 200 करोड़ रुपए है। क्या वजह है कि इसका विरोध हो रहा है और अभी तक क्यों नहीं इस पर किसी और सरकार ने इस तरह से स्टैंड लिया? हालांकि ठीक है कि लालू यादव ने एक बहस के दौरान 2010 में मांग रखी थी कि कड़ा बिल लाना चाहिए, तो वजह क्या है? वो देखिए, अगर आप देखें तो वक्फ के पास बहुत लैंड होल्डिंग है, मेरे ख्याल से कई लाख हेक्टेयर या एकड़ की, अगर हम फिगर्स को उठा के देखें। और गृह मंत्री ने जैसे कहा भी था लोकसभा में कुछ देर पहले कि 2013 के बाद से वक्फ की जो लैंड होल्डिंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब ये लैंड होल्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ी है तो उसके मैनेजमेंट पर भी सवाल आता है। जैसे हमने किरण रिजिजू को भी सुना, उन्होंने कहा कि कोई भी धार्मिक स्थल को मैनेज करने या जैसे कि मस्जिद को मैनेज करना, मंदिर को मैनेज करना, उस तरह के मैनेजमेंट है ही नहीं इसमें। तो बहुत सारी जो मिसगिविंग्स हैं, और जैसे सरकार ने भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक तरह से वोट बैंक की तरह ना देखा जाए, बल्कि उनकी भलाई और गरीब तबके, निचले तबकों को वक्फ की ये जो चैरिटी का इसमें एलिमेंट है, उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलना चाहिए। तो सरकार की जो ये इंटेंशन है, ये जो मंशा है, मैं समझता हूँ कि मंशा बहुत अच्छी है, मगर जेपीसी में भी जिस तरह से हमने देखा 44 जो संशोधन थे वो अपोजिशन मेंबर्स ने पेश किए थे, जिनको जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन थे उन्होंने नहीं माना। मगर इसके अलावा करीब 2 दर्जन जो संशोधन थे उनको मान के जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि उसमें भी बहुत गर्मा गर्मी रही और अपोजिशन ने उसमें सहयोग नहीं किया। मगर सवाल ये कि इतनी बृहद चर्चा हुई है इसके ऊपर, अभी दोनों सदनों में मिला के 16 घंटे की बहस होगी, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा 2-1 संशोधन और आ जाएं। और अपोजिशन के जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है, उनकी जो मिसगिविंग्स है, सरकार बिल्कुल चाहेगी कि अपना पक्ष रख के उनकी मिसगिविंग्स भी दूर की जाएं और एक संदेश ये जाए कि जो मुस्लिम समुदाय के वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनका बेहतर मैनेजमेंट और उनकी बेहतर रेगुलेशन किस तरह से हो। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी गैर इस्लामिक सदस्य इसमें नहीं रखा जाएगा। तो एक जो ये भी एक मिसगिविंग थी या एक जो संशय था कि किस तरह से पर्सनल लॉज में या एक मुस्लिम समुदाय के एक जो ये वक्फ बोर्ड है उसमें सरकार हस्तक्षेप करके कुछ हथियाना चाहे, तो ये सरकार ने बार बार इसको दोहराया है। और मैं समझता हूँ इसके बाद अगर विपक्षी दल इसको समझें और अपनी बात जिस तरह से आगे रखें, जैसे आज डीएमके के राजा ने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स सामने रखे, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी काफ़ी रखा, मगर दोनों पक्ष का मतलब भी यही होता है बिल्कुल, और एक मीनिंगफुल बहस हो और जिससे कि कुछ और अगर निकल के आए सामने, तो मैं समझता हूँ सरकार उसमें कोई पीछे हटेगी नहीं इसमें, और हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर ये जो वक्फ को मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की जो सवाल है उसके ऊपर ये उन पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। आप गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे थे, कुछ ही देर पहले उन्होंने भी चर्चा में हिस्सा लिया लोकसभा में। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है,
उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है। ये थे अमित शाह, गृह मंत्री। जो आप कह रहे थे उसी को उन्होंने एक तरह से मतलब स्वीकार किया है और सरकार बार बार सफाई दे रही है। मैंने देखा अभी कुछ देर पहले कि संसद के सामने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिल के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा प्रदर्शन भी किया है। तो क्या इसको लेकर के हम मान सकते हैं कि जब बिल पारित हो जाएगा तो भारत की राजनीति में कुछ बदलाव होने की संभावना है, जिस तरह से जितनी गहमागहमी बढ़ी हुई है? अब देखिए, बीजेपी का तो इस तरह का जो सोच है वो दिखता नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अपना एजेंडा सत्ता पक्ष का रहता है वो उसके ऊपर बड़ी दृढ़ता से चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पहले जैसी मंशा थी कि जल्दी से इसको वक्फ के संशोधन के बिल को पेश किया जाए, मगर जो सदन में मांग थी कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, उसको दिया जाए और उसको इसमें जेपीसी के व्यूज़ भी इसमें होने चाहिए, तो वो सरकार ने वो सब किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बृहद चर्चा रही और जेपीसी में भी, और उसकी रिपोर्ट जो पेश की गई, चाहे विपक्ष इससे काफ़ी मुद्दों पर सहमत नहीं था, मगर अभी ये अपॉर्चुनिटी है, अभी ये अवसर है कि जब विपक्ष अपनी बात दोनों सदनों में कह सकता है। और दूसरी बात की जो मैं कह रहा था, सहयोगी दलों के भी इसमें कई रिजर्वेशंस थे। जेडीयू के संजय झा ने भी कहा, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, कि हमारी इसमें कई रिजर्वेशंस थी और सरकार से बातचीत के बाद सरकार ने उसमें बदलाव भी किया है, इसलिए हम इसको समर्थन देंगे। लेकिन राजीव रंजन सिंह जो लल्लन हैं, मंत्री भी हैं जनता दल यू के कोटे से, उन्होंने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए अपनी सरकार मतलब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार के काम गिनाए और उसमें उन्होंने फोकस किया, बड़ा बल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही हमने ये सारे काम पूरे किए हैं। तो मुझे लगता है कि वो रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं जो सहयोगी दलों का है वो कम हुआ है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने लोकसभा में क्या कहा। ये बिल संविधान के जो मूल ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। ये विपक्ष क्या जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि मतलब संविधान के विरुद्ध है? अगर संसद में कोई विधेयक आता है और संसद उसको पारित करती है तो जाहिर है कि वो एक संसदीय नियमावली के अनुसार, संसदीय परंपरा के अनुसार, संसदीय कार्य के अनुसार आता है और वो पारित होता है, तो फिर इसको असंसदीय या असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? मतलब इसमें तो जो संसद का ये तो कार्य है, ये तो संसद का मैंडेट है कि कानून बनाना और कानून पे बहस करने के बाद कानून को पारित कराना। और मैं समझता हूँ कि ये जो विपक्ष है, विपक्ष काफ़ी आक्रामक तेवर अपनाए हुए है इसमें तो अभी, मगर देखना ये है कि किस तरह से विपक्ष ने जैसे कल कहा था, इंडिया ब्लॉक ने कहा था, हम डिसरप्ट भी नहीं करेंगे पार्लियामेंट को और हम पॉइंट बाय पॉइंट इसमें बताएंगे कि क्या इसमें कमियां हैं और सरकार इसमें किस तरह से सुधार कर सकती है। तो ये जो आशंकाएं हैं वो सहयोगी दलों के साथ साथ विपक्ष की भी बहुत सारी आशंकाएं हैं, जो अभी समय है कि दोनों सदनों में जो चर्चा होगी उसमें ये सामने आए और सफाई हो जाए। इसकी समय की मर्यादा है, इसलिए हम आपको रोकना चाहेंगे। विनय जी, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, अपने बहुमूल्य समय के साथ आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। सुर्खियों में